देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में बहुत सारा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूरा वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर के हम चल रहे हैं। कौन सा टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़िएगा तो कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और किस टॉपिक को पढ़ करके बैठना है, उस टाइप का हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो ये पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आपका वीडियो है। तो प्रॉपर्टी ऐसे तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज, एडिटिव जिसे नेचर बोलते हैं, एडिटिव नेचर आपको देखने को मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, ये सब सभी प्रॉपर्टी में। लेकिन सभी प्रॉपर्टी में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट का सॉर्ट आउट कीजिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब भी दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं ना, तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। हमने क्या बोला? जब भी दो बॉडी को रब करते हो ना, तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्रिक्शन होने के वजह से हीट आता है, और हीट एनर्जी उस ऑर्बिट के टूटने के वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब किस बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ये उसके वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो मेनली ये है कि जब भी आप दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को लेते हो, सपोज कर लो आप हेयर को ले रहे हो, ये भी इंसुलेटिंग बॉडीज़ है, और ये मार्कर प्लास्टिक का मार्कर है, ये भी ले रहे हो, दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज़ होना ही चाहिए। जब दोनों के बीच में रब करेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन से हम लोग जानते हैं हीट एनर्जी आता है, और उस हीट एनर्जी से या हेयर का वर्क फंक्शन कमज़ोर हो, या तो इस मार्कर का, जिसका भी वर्क फंक्शन कमज़ोर होगा, उसका इलेक्ट्रॉन उससे निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कि जब भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करोगे तो जिसका वर्क फंक्शन कमज़ोर है, जो बॉडी का वर्क फंक्शन कमज़ोर है, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे बॉडी में। ठीक है, यहाँ तक सही बात है। लेकिन ये लॉ बोलता है कि पैकेट में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है, इंटीजर में होता है। कहना यह चाहता है जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आया कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन कमज़ोर होगा उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन का जाने वाली बात है ना, 10 ट्रांसफ़र होगा, 20 होगा, 1000 होगा, 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, क्या होगा? तो भैया यही नंबर में होगा, इंटीजर में होगा, ये नंबर में, डेसिमल में नहीं होगा। जैसे दो बॉडी को रब किए हो तो 10 बोल दो, 20 बोल दो, 50 बोल दो, डेसिमल में 10.5, ठीक है, या 5.2, ऐसा डेसिमल में आप नहीं बोल सकते हो। तो ये हमेशा ट्रांसफ़र कैसा होता है? पूरे पैकेट में, पूरे इंटीग्रल फॉर्म में। दूसरा ये लॉ ये समझाता है, दूसरा ये लॉ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या समझाता है कि ठीक है, अगर ट्रांसफ़र हुआ है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो कितना हुआ वो भी निकाल दो, वो निकालो। ठीक है, तो वो भी इस फार्मूला से, क्वांटाइजेशन का जो फार्मूला है उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, और हमको मालूम है कि सब कोई फार्मूला आपको याद भी होता है। इस तरह का क्वांटाइजेशन का फार्मूला मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इसके फार्मूला से, क्योंकि ये क्या है ना, अब व्हाट इज करके क्वेश्चन तो आने वाला नहीं, इस पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा इसी के लिए ये वीडियो है। तो बाबू तुम लोग इसमें फार्मूला पर कैसा क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन का पैटर्न देखो। थ्योरी तो कोई भी समझ लेता है, प्रॉब्लम क्या चल रहा है पूरा अभी स्टडी में। जैसे हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करवाना रहता है, हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, जो टॉपिक दिया हुआ वो पढ़ाते हैं, सिंपल वो पढ़ाई हो जाता है, आपको डेरिवेशन भी समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप सीबीएसई के एग्ज़ाम पेपर पर देखते हैं, खास करके थर्ड सेट पर देखते हैं, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है
ठीक है, हम सिलेबस कंप्लीट किए, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें पूछा क्या जाएगा, किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन आएगा, ये सीखना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी टाइप से हम यहाँ करवा रहे हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को है ना थ्योरी व्यूरी से ज़्यादा रिलेटेड नहीं। अगर ये एग्जाम, अगर टीचर, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, बोलेंगे कि क्वांटाइजेशन आप पढ़ के जाना, ठीक है पढ़ के जाएंगे, लेकिन क्या पढ़ के जाएंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ के जाएंगे? नहीं, डिफिनेशन नहीं पढ़ के जाएंगे। अब उस पर क्या पढ़ के जाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी का हम पूरा तो ये स्पेशली हम बोले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब वीडियो आपका बनेगा, ठीक है। तो उसी को लेते हुए यहाँ पर क्वांटाइजेशन, अब देखो यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हो सकता है। बच्चा यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ लेता है, इसको सीधे फार्मूला पर चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं जाता, इसका एक एक पॉइंट पर देखो ये क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे क्या क्या गलती करता है तुम लोग देखो यहाँ पर, जैसे एक क्यू है, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अच्छी बात है, ये चार्ज बोलते हैं, ये चार्ज है। इसको क्या बोलते हैं, तो ये सब नंबर है। ये क्या है, यहाँ प्लस माइनस क्यों है, इन सभी बातों को देखो। यहाँ पर प्लस ई क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस ई क्या करता है। या हम ऐसा पूछें कि इलेक्ट्रॉन को क्या चार्ज बोल सकते हैं, प्रोटॉन को क्या चार्ज बोल सकते हैं, तो तुम बोलोगे हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे गलत बोलते हैं। यहीं पर अगर उसको चार्ज बोलते हैं तो इसको क्यू को क्यों चार्ज लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को चार्ज नहीं बोलते, चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। बोले सर ये छोटा सा मिस्टेक, ये छोटा सा बात से क्या है, इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज हम लोग भी पढ़ते समय बोल ही देते हैं। नहीं, उससे न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे सोच में अंतर पड़ जाएगा। तो ये जब प्लस ई लिखा हुआ, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल है भाई लोग, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, ये भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है। तो ये जब माइनस ई करके लिखा हुआ है तो ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल है। और ये वाला को हम लोग प्रोटॉन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन, ये चार्ज नहीं है, हमने बोला ये चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल जैसे वन इलेक्ट्रॉन हो, वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। अब देखो इसका चार्ज हम बता रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में होता है, ये माइनस में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो बच्चा लोग ये तेरा चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज नहीं है, चार्ज पार्टिकल होता। अगर ये चार्ज होता तो इसका चार्ज क्यों बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पेशली आपका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 सेम होता है। और क्या सीखने को मिला कि जिस तरह से कोई भी अगर आप लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक कोई भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। हम यही पूछे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, नहीं होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना हो। ठीक उसी तरह से पूछ रहे हैं क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, हाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो सेम होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो, दोनों सेम होता है। ये सब छोटा छोटा बात याद रखना। और एक चार्ज, एक प्रोटॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दूसरा चीज़ इसमें प्लस का मतलब याद रखना, अगर कोई चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिवली कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव का मतलब सब कोई सोचता है ना कि ज़्यादा फायदा, फायदा नहीं बाबू। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिवली चार्ज का मतलब लॉस ऑफ चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का अगर कोई बॉडी है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, टिवली चार्ज है, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज्ड है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से छोटा छोटा जो बात है आपको याद रखना चाहिए।
तो यहाँ पर ये लॉ में अभी हम समझा रहे थे, यही समझा रहे थे कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर प्लस में बोलोगे तो प्रोटॉन बोलेंगे, और नंबर ऑफ और माइनस में बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में होगा ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात कर रहे हो। अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, और एटम क्या चीज़ से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो हम बोलते हैं क्या इसे ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये बिस्किट की तरह नहीं होता है कि इसको तोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये इतना छोटा पार्टिकल है, तो ये जब भी ट्रांसफ़र होगा ना तो वो पूरा होगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई बॉडी में अगर ट्रांसफ़र होकर के जा रहा है तो 10, 20, 50, 100 ऐसे हो सकता है, करोड़, अरब, खरब जो भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। इसमें डेसिमल होने का चांसेस नहीं है। इसीलिए आप ध्यान कीजिएगा, अगर इसमें केमिस्ट्री में जाइएगा, कोई भी एटॉमिक नंबर, हम नंबर का बात कर रहे हैं, कोई भी एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। ऊपर में क्या रहता है? एटॉमिक मास, इधर एटॉमिक नंबर। तो हम पूछते हैं एटॉमिक नंबर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक, इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी मिस्टेक करता है, इसको एटॉमिक मास नहीं बोलते, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। ये भी नंबर ही है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जेड से क्या रिप्रेजेंट होता है? जेड से रिप्रेजेंट होता है कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो कभी भी आप, हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो कोई भी एटॉमिक नंबर Z आपका डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का 8, ठीक है, 8 बोलते, किसी का भी लीजिएगा, गोट्टा में ही लीजिएगा, ऐसा कहीं देखें कि Z डेसिमल में आ रहा हो? नहीं, वो प्रोटॉन है, गोट्टा ही होगा वो। ऐसा नहीं है कि बिस्किट, हाँ इसमें ऐसा ऑक्सीजन का 8.5, 8.6, 8.2 ऐसा करके नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वांटाइजेशन को न्यूमेरिकल्स बना करके समझते हैं, न्यूमेरिकल्स के जरिए समझते हैं, क्योंकि जब भी कोई अगर फार्मूला दिया हुआ है तो उस पर न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट लेते हुए न्यूमेरिकल्स जब हम रीड करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा फील समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5.8 × 10⁻⁻18 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये चार्ज सही लिखा हुआ है? इसको देखना है। तो चार्ज आपको दिया हुआ Q = NE, क्वांटाइजेशन का नियम N = Q/E, Q 5.8 × 10⁻⁻18, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बाबू पॉइंट हटाओगे, ठीक है, इसको ऊपर की ओर ले जाते हो, तो अगर आप डिवाइड करके देखते हो तो 36.28 आता है। तो N, यहाँ पर N का वैल्यू कितना आया आपका? 36.28। ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तुम N का मतलब यहाँ पर क्या बोलते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे। तो तुम ये बताना चाह रहे हो कि 36.28 इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? नहीं हो सकता ना, ये हो ही नहीं सकता। 36 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। इसे तोड़ करके 0.28 इलेक्ट्रॉन आप थोड़ी ना दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ये गोट्टा इंटीजर नंबर होगा। तो जो डिफिनेशन में बहुत कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इंटीग्रल फॉर्म क्यों है, इंटीग्रल मल्टीपल क्यों लिखा हुआ है, पैकेट फॉर्म टीचर क्यों बताता है, इसलिए बताता है। यहाँ पर ये जो है ये चार्ज गलत है, ये चार्ज ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये चार्ज क्या बता रहा है कि 36.28 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना। इतना इलेक्ट्रॉन है, या तो 36 होता या तो 37 होता, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कीजिएगा।
ये इजी क्वेश्चंस है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई बॉडी है आपका, वो चार्ज्ड है, ये बॉडी चार्ज्ड है, समझे ना। वो चार्ज कितना है 1 कूलम। इसका चार्ज हम कितना बता रहे हैं, ये कितना चार्ज है 1 कूलम। तो भाई चार्ज है तो वो चार्ज कैसे हुआ होगा, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो इसमें अगर ये चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस बॉडी में, और उस इलेक्ट्रॉन के वजह से इसमें कितना चार्ज आ गया है 1 कूलम आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। इफ़ ए बॉडी गिव आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स का कहने का मतलब अगर 8 अगर 0 है तुम्हारे पास तो 1 करोड़ में आ जाता है। अगर 10 टू द पावर 8 है तो वो 1 करोड़ तक आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर 9 है मतलब 10 करोड़, मतलब यहाँ पर बता रहा है कोई बॉडी अगर चार्ज है और उस बॉडी में से तुम 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड फेंक देते हो या डिस्चार्ज कर देते हो या उसे गेट आउट निकाल देते हो, ठीक है। तो बताओ 1 कूलम जो बॉडी चार्ज है और इस रेट से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड आउट कर देते हो, तो इसको पूरा खाली करने के लिए कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, ठीक है। क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। ये जो जैसे कोई भी बॉडी, यहाँ पर जो बॉडी दिया हुआ वो कितना चार्ज है 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये आउट कर दे रहा है एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में। तो बाबू ये कितना चार्ज कम हो गया, धीरे धीरे करके तो आपको 1 कूलम को तो ख़त्म करना है ना, 1 कूलम चार्ज को ख़त्म करना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इससे कितना चार्ज बना होगा, तो Q इक्वल टू एन, एन तेरा कितना 10 टू द पावर 9, ई कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये तुमको क्या दे देगा, चार्ज दे देगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ये क्या है, कूलम है, ठीक है, इतना कूलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन या 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन जो एक बार में निकाल रहा, तो यहाँ पर अभी समझ में आया ये जिस तरह से इलेक्ट्रॉन आउट कर रहा ना एक बॉडी से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर रहा है, उसके चलते उसमें चार्ज कितना डिक्रीज कर रहा होगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, जो कि बहुत ही कम है, यहाँ पर माइनस 10 है, ठीक है। 1 से अगर इसको तुलना करोगे तो बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है ये, ठीक है। तो इसको कम करने, इसको कितना समय लगेगा, इसको इस रेट से डिस्चार्ज होने में, इसको कैसे निकालेगा। और एक स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रही है, ये गिवन है जो बॉडी चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्ज पर सेकेंड है, ये चार्ज पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड है, और यहाँ पर कूलम कट जाएगा, और इससे तुमको क्या निकल के आएगा, देख रहे हो इसका यूनिट क्या आ रहा है, सेकेंड आ रहा है। तो Q बाई स्मॉल q, सेकेंड ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब ये टाइम देगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे Q1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इसको ऊपर ले जाओगे, एक 10 यहाँ चला गया, और 10 इंटू 10 टू द पावर 10, और यहाँ पर आपका आ गया 16, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप देखोगे तो तुम थोड़ा सा 1-2 जीरो से ले ही लो, समझे ना। तुम्हारे पास 10 जीरो है ना, 3 जीरो ले लेते हैं, तो 2 जीरो लिए हैं, 10 में से अगर 2 चला गया तो यहाँ पर 8 बचा, यहाँ डिवाइडेड बाय तुम्हारा 16 है। देखो 2 का टेबल से 8 बार में, ये 500, ये 4 बार में, ये 250 बार में, ये 2 बार में, 125 बार में, और 1 जीरो और ले लो ना, इतना जीरो है तेरे पास, 1250 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2, 625। तो तेरा कितना समय लगा है, टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 625 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। बहुत बड़ा टाइम ये सेकेंड के फॉर्म में है। इतना सेकेंड को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस टाइम को हम आवर में भी बोलना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा
अगर डेज में भी बोलना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा ये समय होगा, इसको हमको कम से कम ईयर्स में कन्वर्ट करना हो। किस में? ईयर्स में। अब इस टाइम को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो करके बता रहे हैं। ये जो टाइम आ रहा है आप इसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 6 to 5 × 10⁻7, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए पहले सेकेंड है तो इसको मिनट बनाओ, ठीक है, मिनट से आवर बनाओ, आवर से डे बनाओ, और डे से, ठीक है, ईयर बनाओ 365। अगर इससे डिवाइड करके देखोगे तो 18 ईयर्स लगेगा, ये टाइम है आपका। मतलब कोई भी बॉडी अगर 1 कूलम चार्ज्ड है और उसमें आप 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आउट कर रहे हैं, मतलब उससे बनने वाला चार्ज कितना है, बहुत ही कम ही था, 1.6 × 10⁻10 कूलम पर सेकेंड था, इतना आउट हो रहा था। तो इस रेट से अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको लगभग 200 साल लग जाएगा उसको खाली होने में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखिए। देखो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का बात किया है कि कितना चार्ज है। अगर तुम 1 कप ऑफ वाटर लेते हो, H2O लेते हो, तो इस वाटर में कितना चार्ज है, क्योंकि अगर वाटर भी है या कोई भी चीज़ है उसमें, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता ही है, प्रोटॉन्स होता ही है, तो उससे बनने वाला चार्ज कितना है, ठीक है। तो इससे बनने वाला चार्ज कितना है, ये सवाल पूछा गया है, हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इन देयर ए कप ऑफ वाटर। वाटर का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं, H2O होता है। थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन से ही पता चलेगा, क्यों चार्ज खोजना है तो Ne, ठीक है, N चाहिए। अगर इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, अगर ये पता चल जाए तो चार्ज बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग जानते ही हैं। इसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिर्फ पता करना, मतलब मेन काम है कि आपको n पता करना है। अब n कैसे पता चले, तो केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर ये जानते हो एवोगैड्रो नंबर, तब ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो अब जैसे वाटर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हो सकता है कार्बन दिया रहता है, ठीक है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन के लिए एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक वेट है, कार्बन सिर्फ है तो एटॉमिक वेट बात करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, H2O है तो मॉलिक्यूलर वेट बात करेंगे। इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, उसका 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर इतना एटम्स मौजूद होता है, एटम्स मौजूद होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को एज ए केमिस्ट्री हमको पता है। तो इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट खोजना है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए हमको। हाइड्रोजन का 2, H2O का निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब एवोगैड्रो नंबर का अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो यह बतलाता है जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम। 18 ग्राम अगर वाटर लेते हो, 18 ग्राम अगर वाटर को कंटेन करते हो, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर इतना नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा। यहाँ पर एटम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना पाया जाएगा, एवोगैड्रो नंबर्स पाया जाएगा, कितना, 18 ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 80। ये कट सकता है, 6 से अगर काटोगे 3 से, तो इतना आपको मिला,
इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम में। अब एक कप का साइज मालूम है कितना होता है? 250 ग्राम होता है। कितना होता है? 250 ग्राम। अगर कप का बात किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कप का साइज होता है 250 ग्राम। तो पानी कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिल रहा है? 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में 10 टू द पावर 23 इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बाबू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 250। ठीक है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पानी में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको वही खोजना है। n खोज लेंगे, जैसे ही n मिल जाएगा तो हम लोग सब कुछ खोज लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा यहाँ पर? 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर 24 हो गया। इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इतना मॉलिक्यूल्स है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसमें कितना तुम्हारा प्रोटॉन का संख्या है या इलेक्ट्रॉन का संख्या है, एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दोनों से मिल करके बना हुआ है, इसलिए मॉलिक्यूल्स बोलना पड़ रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन होता या ऑक्सीजन होता तो हम एटम्स का बात करते। तो इस मॉलिक्यूल्स में जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस चीज़ को खोजने के लिए हमको क्या करना होगा? उसका एटॉमिक नंबर देखना होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या बतलाता है, इसीलिए हम वो सब पहले लिखवा दिए थे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन का संख्या से हम इलेक्ट्रॉन का भी संख्या का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना, अगर H2O है तो इसका हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, इस बात को ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीजन का 8 होता है। कहना यह चाहते हैं कि ऑक्सीजन में उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो 8 लिखा गया। इसी तरह से हाइड्रोजन में 1 होता है, तो यहाँ पर 2 गो है, हाइड्रोजन का 2 है, इसलिए 2 प्रोटॉन माना गया। टोटल यहाँ पर क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल्स लोगे ना, एक मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसमें कितना तुमको 10 प्रोटॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, इतना नंबर मिलेगा। तो तेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तुम्हारे पास तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर इनटू क्या चीज़ से कर देना चाहिए एक बार और, नंबर ऑफ। अब यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, इसको खोजने के लिए तुमको यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स है 25/3 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 से कर देना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। 25 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 25, यहाँ तक आ गया। ये तुम्हारा बच्चा n निकल गया। सवाल क्या पूछा था? चार्ज कितना है? तो Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू N तुम्हारा 25 3 इंटू 10 टू द पावर 25 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 25 इंटू 1.6 3 और यहाँ 10 टू दी पावर, इसको सॉल्व करके देखोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास बचा है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 31 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 का टेबल से 6 बार में काट सकते हो, 6 5 जा 30 और यहाँ पर 5 का टेबल से 5 बार में कटेगा, ये 5 का टेबल से 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसको सिंपल करो और आंसर लो।
तो सिंपल करते हैं इसको, Q इक्वल टू यहाँ पर 5 हो गया, 16 हो गया, इंटू 10⁻6 हो गया, और यहाँ पर भी आपका 6 हो गया। 16 × 5 80 होता है, यहाँ 80 लिख दो, 6 लिख दो, और यहाँ 10⁻6 कर दो। ठीक, अब यहाँ पर इसको काट सकते हो, ये 3 से कटेगा, ये 40। अब इसको एक 0 दे दो, Q इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻7, और 3 4 को अगर 1 से देंगे पॉइंट देंगे, अगला स्टेप में पॉइंट देना, 0 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया। तो चार्ज तो तुम्हारा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम आया। आपका 1 कप अगर पानी रखते हो, आज के बाद 1 कप पानी रखोगे तो उसमें याद रखना कि तुम कितना इलेक्ट्रॉन को पी जा रहा है। ठीक है, तो इतना उसमें कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप खाना भी और पीते भी हो, इलेक्ट्रॉन्स पीते हो। ठीक है, और उसके जरिए तुम कितना चार्ज को पीते हो, 1.33 इंटू 10⁻7। अब 1 कूलम में हम दिखाए थे कि आपको कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो ये चार्ज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 1 कप ऑफ वाटर में ये होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है हम लोगों को, एक पॉलीथीन पीस है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एक पॉलीथीन पीस है, रब्ड विथ वूलन इज फाउंड टू हैव ए निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज यहाँ पर बोल रहा है? निगेटिव चार्ज, जिसके बारे में हमने आपको जब क्वांटाइजेशन समझा रहा था तो बोला था कि 2 तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव का मतलब लॉस होता है इसमें, तो यहाँ निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अगर पॉजिटिव चार्ज में बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, निगेटिव वर्ड यूज़ किया है, तो हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। किस में मानेंगे? पॉलीथीन में मानेंगे। पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूलन, ये भी समझाया था कि जब भी 2 इंसुलेटिंग बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसके चलते उस बॉडी में, जिस बॉडी में चार्ज एक तो लॉस किया है एक तो गेन किया है, दोनों बॉडी में चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं, मान लो ये वूलन है और एक तुम्हारा ये पॉलीथीन है। ठीक है, थीन है, इन दोनों में रब किया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम्हारा इस पर चार्ज हुआ है, और कैसा चार्ज हुआ? निगेटिव 3 इंटू 10⁻7 कूलम। तो बाबू इस पर कितना हुआ होगा? उस पर उतना ही चार्ज हुआ होगा। ठीक है ना, इसमें प्लस करके हुआ होगा 3 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, इसमें ये चार्ज हुआ होगा, ये वूलन में हुआ होगा और ये इसमें हुआ होगा। ठीक है, इन दोनों को रब किया गया। और पॉलीथीन के बारे में बता रहा है, पॉलीथीन पीस में, कि इसमें निगेटिव चार्ज हुआ है, निगेटिव चार्ज। तो इसमें जब निगेटिव हुआ है मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। पॉलीथीन का जो बॉन्डिंग है ना, उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा ना, उससे वूलन का ऑर्बिट टूटा होगा और उसका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर करके ट्रांसफ़र होकर के पॉलीथीन में गया है। तो कितना ये चार्ज बनाया होगा? जितना इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, उतना ही से पॉलीथीन क्या उस पर चार्ज बना होगा। ठीक है, ये इतना डीपली क्यों समझाना चाहते हैं? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट और है प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर फॉर्म, यही होता है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल चार्ज को देखिएगा ना, वो अभी कंजर्व है। नेट अगर आप जोड़ करके देखिएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यही होता है कि -3 इंटू 10⁻7 कूलम और +3 इंटू 10⁻7 कूलम। तो इसको काट करके तो 0। तो ना, तो आप बोलिएगा ना कि हम पॉलीथीन पीस और वूलन पीस को रब किए हैं, देखिए चार्ज बनाए ना। आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएट। इसको सोचिएगा, इसको हटा दें, डिस्ट्रॉय कर दे, वो भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ कर क्या सकते हैं, 2 बॉडी को रब किए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट करके, या टूट करना वर्ड यूज सही नहीं होगा, ट्रांसफर होकर के इस बॉडी में जाएगा, या इसका इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिधर
तुम्हारा लॉस हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। लेकिन नेट अगर दोनों को सम्मिलित करके समेशन करके देखेंगे तो अभी भी चार्ज आपका ज़ीरो ही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्व्ड होता है। चार्ज का प्रॉपर्टी, एक चार्ज का और भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है, ठीक दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का थोड़ा सा नॉलेज दे दिए। हाँ, माने कि ये क्वेश्चन में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल है जहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझाया जा सकता है। आपको लगा कि हमने चार्ज क्रिएट किया, नहीं, आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी। अगर नेट टोटल पर अगर आप देखिएगा तो चेंज जरूर आया है। आप बोलिएगा पॉलीथीन पर निगेटिव चार्ज आया है, लेकिन आप वहाँ से लॉस भी तो किया है। यहाँ का चार्ज ही ना यहाँ गया है, तो यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है। नेट आप टोटल पर रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, कंजर्व आ रहा है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से एक चीज़ और आपको समझा दिए, दूसरा प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आने के बाद यहाँ पर यही बोला गया था कि एक पॉलीथीन पीस है, उलन से रब किया गया और पॉलीथीन पीस पर एक चार्ज बना है जो कि निगेटिव में बना है, -3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छी बात है। तो ये पहला बोलता है कि नंबर के अगर इतना चार्ज बना है तो कितना इलेक्ट्रॉन का सहायता से बना होगा, बिना इलेक्ट्रॉन को। तो इसके पास अगर ट्रांसफर हुआ तो पॉलीथीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स गया होगा, नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम चार्ज नहीं बोलते, ठीक है ना, इसे चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। कितना चार्ज है वो एक निकालना। और एक सवाल पूछा गया कि किसमें से किसमें ट्रांसफर हुआ है। उलन का इलेक्ट्रॉन टूटा है, टूट करके पॉलीथीन में गया है या पॉलीथीन का, तो निगेटिव चार्ज पॉलीथीन है तो इसका इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ है और ये गेन हुआ है। तो विच टू विच, तो उलन से पॉलीथीन में, ये आंसर हुआ। फिर दूसरा सवाल इसमें ये पूछता है कि क्या मास में कुछ असर पड़ा होगा क्या, चार्ज जैसे इसका इतना सारा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ऐसा होगा क्या कि पॉलीथीन का मास बढ़ जाए और इसका मास घट जाए, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, मास पर कुछ असर हुआ होगा, ठीक है। तो आंसर है हाँ, हुआ होगा, क्योंकि हर एक माना कि बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन मास तो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कितना मास का लॉस हुआ है या ये कितना मास गेन किया है, इसको भी निकाला जा सकता है। तो वही है आंसर। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उलन टू पॉलीथीन, यस हुआ है, उलन से पॉलीथीन में मास का भी ट्रांसफर हुआ है। इस सभी क्वेश्चन को समझाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला का आंसर, अब हमको नंबर निकाल देना है। तो Q = NE, N चाहिए, तो Q/E, तो N = Q तुम्हारे पास कितना है बच्चों लोग, 3 × 10⁻⁷ यहाँ माइनस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस निगेटिव चार्ज से पता चल गया कि पॉलीथीन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था और उलन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही था बस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से। अब नंबर में निगेटिव पॉजिटिव को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका नंबर बतला देगा। जैसे इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पर 330 लिख दो, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 10⁻+12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा और 9 में से 7, ठीक है। और नीचे में क्या है, 16 है, इसको 2 से काटेगा 8 हो जाएगा, इसको तुम 5 से काट सकते हो और 0 ले लो, 2 0 ले ही लो, तो 2 0 लोगे तो 3 × 500, यहाँ पर 10 दे दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, 250, 4, 125, ठीक है। 1 0 और दो इसको, तो यहाँ पर 9 कर दो, ठीक है, यहाँ 2 बचा हुआ, 625। तो यहाँ पर टोटल n आपका कितना आया है, n = 3 × 625 × 10⁻⁹, ये नंबर है आपका। इतना नंबर, इतना सारा इलेक्ट्रॉन उलन का ट्रांसफ़र हो गया है पॉलीथीन में, तो इससे मास पर भी इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो पॉलीथीन, ठीक है, तो इससे बनने वाला मास कितना होगा, टोटल मास
टोटल मास 9 ही लीजिए ना, 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 625 इंटू 10⁻, ये केजी में आ गया, इतना मास का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये एक छोटा सा वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका था, जिसमें अगर क्वांटाइजेशन एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, आपको टीचर बताते हैं कि क्वांटाइजेशन पढ़ के जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरह से पढ़ के जाइएगा। एक छोटा सा नमूना था और इसी अनुसार से आप सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कीजिएगा। इसी तरह से हम कूलम्स लॉ का लेके आएंगे और सभी में मेरा यही होगा कि एग्ज़ाम अगर कूलम्स लॉ पढ़ लिए, अगर जिसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा तो उसका हम डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे और उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उससे 5-7 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।